सो हेलो एवरीबॉडी। आज हम पार्ट टू स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट टू में हम पढ़ेंगे। तो देखो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हमने स्टार्ट किया था। ठीक है। इसमें हमने देखा था क्या क्या था, मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह देखा था, और उसके साथ साथ सेल का ओवरव्यू भी देखा था। यस, ओवरव्यू ऑफ एन सेल, ऑफ ए सेल। उसको भी देखा था हमने। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, प्रोकैरियोटिक सेल। यस, तो आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। देखो, प्रोकैरियोटिक्स क्या क्या टॉपिक्स करेंगे, कवर करेंगे, वो सब देख लेते हैं। ठीक है। देखो, आज ना बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि पहला तो हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ ये कि हम प्लाज्मिड डीएनए पढ़ेंगे। प्लाज्मिड डीएनए होता क्या है। फिर हम पढ़ेंगे सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन के बारे में। फिर पढ़ेंगे मेसोसोम्स के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। बस यही लास्ट है। लेकिन यहाँ और आज मैं पहली बार कुछ लाया हूँ, मतलब पहले कभी ऐसे मैंने नहीं किया। पी वाई क्यूज़ मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हर साल, मतलब सभी, ज़्यादातर पी वाई क्यूज़ मैंने लाया है, बहुत सारे, मतलब थोड़ा ही लाया है, मतलब उसको थोड़ा ही कह सकते हो, ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है। सो इस चैप्टर से, मतलब इसी टॉपिक से, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसी टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आया था वही सब करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक शानदार पी वाई क्यू से। ठीक है, शानदार पी वाई क्यू से। देखो, ये भी एक क्वेश्चन है, नीट का एक क्वेश्चन है। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ ओमनीस ई सेलुला ई सेलुला, पहला, मतलब पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, फर्स्ट पार्ट में ये मैं बता चुका हूँ। देखो कितना इजी सवाल है, कितना इजी सवाल है, बताओ क्या होगा। सो पहला आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, कमेंट में बता देना अब क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्या होगा। सो ओमनी सेलुला ई सेलुला मतलब न्यू सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये किसने दिया था किसने प्रपोज किया था। इससे हमारा भरचाव जी बोले थे। भरचाव पता है ना, भरचाव मतलब याद है ना उनका नाम, भरचाव जी बोले थे। रूडोल्फ भरचाव उनका नाम था, रूडोल्फ भरचाव। ठीक है, रूडोल्फ भरचाव। यस। अब बोलोगे कि यहाँ पे आपने तो ऑप्शन नहीं दिया था। अरे भाई, ऑप्शन का क्या करोगे, क्या करोगे, कुछ का ऑप्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और एक क्वेश्चन आया, रुको। हाँ, तो देखो, और एक क्वेश्चन आया। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, हुई ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। बताओ यहाँ इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है। तो इसको भी हम कर चुके हैं। ठीक है, इसको भी हम कर चुके हैं। बताओ, याद करो, थोड़ा सा याद करो। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते थे यूकैरियोटिक्स में होते थे, और मैंने बोला था प्रोकैरियोटिक्स में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते थे। और मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था जो कि बोथ प्रो और यू में होता था। बताओ बताओ कौन सा होता होगा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। यस, ऑफ कोर्स, राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स जो होते थे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल्स डजंट कंटेन्स डीएनए। ये भी मैं करा चुका हूँ भाई, सब पढ़ा चुका हूँ मैंने। मतलब जो भी पढ़ा है ना, उसी में से ही पी आया था, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन आए थे। मतलब क्या बताऊँ, एनसीईआरटी अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना, तो यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। लाइन, ये मैंने एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन ही पढ़ाया था, और आज भी वही करूँगा। ठीक है, पीपीटी भी वो जो बनाया है उसी उसी हिसाब से बनाया है। ठीक है। तो देखो, ये क्वेश्चन आया था एक साल, मतलब नीट का एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो शायद थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल्स डजंट कंटेन्स डीएनए। किसमें डीएनए नहीं है वो बताना है हमें। ठीक है, डीएनए किसमें होता होता है, पहले याद करो थोड़ा सा, किसमें होता था डीएनए। हमने देखा था
किस में डीएनए होता था, कभी कभी हमारा जो कहाँ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में के ऊपर होता था, और किस में माइटोकॉन्ड्रिया में होता था, और किस में होता था, क्लोरोप्लास्ट में होता था। ये सब नो, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों में होता था। तब देखो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कहाँ है, यहाँ पे तो कहीं पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं लिखा है। बाय द वे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है, अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो वो चीज़ होगा। देखो माइटोकॉन्ड्रिया तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ है, तो ये तीनों ऑप्शन तक कट गए, मतलब होगा ही नहीं। तो बचा ये, तो लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स इन दोनों में तो कभी नहीं होगा ना, नहीं होता भाई, कभी नहीं होता। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब इजी नहीं है ये, थोड़ा सा देख सकते हो कि थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है। ट्रिकी तो नहीं था, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। चलो सो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स हम पढ़ेंगे आज, प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आपको बताया था प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी कि क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस जो होता है उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके ऊपर एक कवरिंग होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियस जो होता है उसके ऊपर एक कवरिंग होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि हमारा एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। और इसके साथ साथ उसको कहते हैं हम वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, एब्सेंट होता है, ये सुनो। चलो आगे चलते हैं, इतना ही हमने पढ़ा था। अब हम चलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के कुछ एग्जाम्पल देख लो। प्रोकैरियोटिक सेल्स का कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल जो होता है। पीपीएलओ, पीपीएलओ फुल फॉर्म पता है, किसी को पता है तो कमेंट में बताओ, मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। सो देखो प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, इस ये जो पीपीएलओ जो है ना, इनका भी कुछ होता है, ठीक है, फंक्शन होता है, मैं बाद में बताऊंगा। ये चीज़ अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। चलो, और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं स्मॉलर देन होते हैं यूकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स से छोटे होते हैं, यस, यूकैरियोटिक सेल्स से छोटे होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और उसके साथ साथ यूकैरियोटिक सेल्स जितने रेट में डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, जितनी रेट से जितनी स्पीड से वो यूकैरियोटिक सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं, उससे भी बहुत कई ज़्यादा स्पीड से प्रोकैरियोटिक सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स मल्टीप्लाई रैपिडली, ठीक है, याद रखना है। चलो, एंड ऑल्सो प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, शेप और साइज के हिसाब से हम देख सकते हैं डिफरेंट सेल में डिफरेंट हम कह सकते हैं, सेल का डिफरेंट शेप हो सकता है, डिफरेंट साइज हो सकता है। तो देखो फॉर एग्जांपल 4 बेसिक शेप्स होते हैं, इसको याद रखना है, इस बार इसका क्वेश्चन आया था इस बार, ठीक है। बैसिलस जो होता है, रीनीट में क्वेश्चन आया था इसका, रीनीट में इस बार क्वेश्चन आया था 2026 में, यस। सो मैच द फॉलोइंग बोला गया था, और बोला गया था बैसिलस रॉड वाला, एक साइड में लिखा गया था रॉड, स्फेरिकल, कोमा, स्पाइरल, ये सब चीज़ लिखा गया था। और इधर फर्स्ट साइड में लिखा गया था बैसिलस, कॉकस, विब्रियो, स्पिरिलम, ठीक है, ये चीज़ लिखा गया था, बोला गया था मैच करो। ये कितना इजी क्वेश्चन है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। तो बैसिलस जो होते हैं रॉड शेप का होते हैं, जैसे कि इस टाइप के, ठीक है, रॉड शेप्ड होते हैं। और कोकस जो होते हैं, नाम से पता चल रहा है ये स्पेरिकल होते हैं। कोकस मतलब कोकस टाइप के बोलते हैं ना, राउंड शेप का ही होगा। सो देखो बैसिलस जो होते हैं रॉड शेप के होते हैं, कोकस जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं, और विब्रियो जो होता है कॉमा शेप्ड मतलब कॉमा जैसा होता है, ठीक है। और स्पीरिलियम जो होता है स्पाइरल शेप्ड का होता है, ठीक है, स्पाइरल शेप का होता है, समझ में आया कि नहीं। सो स्पाइरल शेप का होता है हमारा स्पीरिलियम बैक्टीरिया, ठीक है। और बैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं, बैसिलस मतलब लैक्टोबैसिलस पता है ना, जो कि हमारे मिल्क में होते हैं, कॉमन चीज़ है। और कोकस जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं, विब्रियो जो होते हैं हमारे कॉमा शेप्ड होते हैं। शेप के हिसाब से 4 बेसिक शेप्स हैं ये, ठीक है। हमारे बैक्टीरिया तो होते ही हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम आज सब पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखेंगे
ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ ये है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल, इससे ले लिया ऐसा रॉड शेप्ड का ले लिया, और एक प्रोकैरियोटिक सेल ले लिया कॉमा शेप्ड का, ठीक है। बताओ इसमें सेल वॉल है, इसमें क्या सेल वॉल नहीं है? ऑफ कोर्स हैं। अब बताओ इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगे, क्या इसके साथ सिमिलर नहीं होगा? यस होगा। तो अब बताओ ये क्या प्रोकैरियोटिक है, क्या ये यूकैरियोटिक हो जाएगा? कभी नहीं। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब उनके अंदर जो चीज़ें भरा दिया जाता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करा जाता है। सो वो चीज़ सिमिलर होता है हर प्रोकैरियोटिक सेल में। इवन दे एग्जिबिट वाइड वेराइटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन। मैंने बता दिया कि डिफरेंट शेप का होगा, लेकिन फिर भी उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सिमिलर होगा, ठीक है। और फंक्शन भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, फिर भी उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है जो है सिमिलर है। समझ में आया? ऑल हैव सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। देखो सबके पास सेल वॉल होता है, सबके पास, सिर्फ प्लाज्मा को छोड़कर, ठीक है। सो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल है, यूनिसेलुलर चीज़ है ये, ठीक है, यूनिसेलुलर है। वो कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है, सेल वॉल नहीं है। बस इसी को छोड़ के बाकी सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके पास सेल वॉल होता है, ठीक है। और हाँ, सेल वॉल के साथ साथ याद रखना, सेल वॉल के साथ साथ एक इनर मेम्ब्रेन भी होता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। समझ में आया? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सबके पास सेल वॉल होता है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। अब फ्लूइड मैट्रिक्स होता है एक, मतलब उसके अंदर, सेल के अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। फ्लूइड मैट्रिक्स होता है ऐसे, इस टाइप के मतलब मैट्रिक्स होता है। सो वो उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ये दोनों में ही होता है, यूकैरियोटिक्स में ही होता है, प्रोकैरियोटिक्स में ही होता है, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये सर नो, साइटोप्लाज्म होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट, उसके बाद डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, नो वेल डिफाइंड, वेल को छोड़ दिया गया, हाँ, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके पास नहीं होता है प्रोकैरियोटिक्स में, पहले ही बता चुके हैं। प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है ना, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, यस। और जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं, मतलब देखो ये है हमारा एक प्रोकैरियोटिक, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अंदर यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म कुछ इस टाइप के फ्लूइड से भरा हुआ है। और यहाँ पर लेट हमारा जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं ऐसे नंगा घूमते होते हैं, मतलब नंगा ऐसे नहला रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, ठीक है। मुझे हिंदी ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। सो ये जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर वो नंगा ऐसे नहा नहा रहे होते हैं। किसके ऊपर? ये जो फ्लूइड मैट्रिक्स के ऊपर, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे फ्लोट कर रहे होते हैं। और क्या? जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए क्या है? देखो, सो ये जो इसमें जो डीएनए होता है ना, वो जीनोमिक डीएनए होता है। मतलब पूरा तो कंप्लीट जेनेटिक स्ट्रक्चर जो होता है उसको जेनेटिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए कहते हैं, ठीक है, कंप्लीट स्ट्रक्चर जो होता है। तो इस एक सर्कुलर और सिंगल होता है, ठीक है। जीनोमिक डीएनए जो होता है सिंगल और सर्कुलर होता है, ठीक है। आउट लेकिन और कुछ एक्स्ट्रा डीएनए होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए होते हैं जो कि बाहर की तरफ होते हैं, मतलब जीनोमिक डीएनए के बाहर होते हैं, उसको कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए, इसके बारे में पढ़ेंगे इसके बाद, रुको, ठीक है। प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड ही कह दो, ठीक है, समझ में आया? तो एक्स्ट्रा डीएनए जो होते हैं वो उसको कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए। नेक्स्ट, सो क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता? बताओ बताओ, खुद बताओ। अभी अभी मैंने बताया है, और पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो मेसोसोम जो होता है पाया जाता है, पढ़ोगे अभी आगे चलकर। राइबोसोम्स तो मिलता ही है,
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, प्रेजेंट है, अभी अभी बताया था। सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर एम्बलप ही प्रेजेंट नहीं है, ये यूकेरियोटिक्स में होता है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी नीट का क्वेश्चन ही है। चलो, प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए क्या है? Plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters to bacteria. One of them is resistance to antibiotics. क्या हो रहा है, मतलब अर्थ क्या है, जो बोल रहा है अर्थ क्या है इसका? देखो, प्लाज्मिड डीएनए जो होता है ना, वो क्या करता है, वो कुछ काम करता है, मतलब फिनोटाइपिक कैरेक्टर दिखाता है बैक्टीरिया का। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबायोटिक जो होते हैं उसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। एंटीबायोटिक से बचने के लिए सेल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो प्लाज्मिड डीएनए जो है प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। समझ में आया? और नेक्स्ट है, इट इज़ यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। क्या बोल रहा है, इसको समझ नहीं आया? ये बहुत सिंपल है, देखो। तो एक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, और एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके पास बढ़िया सा डीएनए है, प्लाज्मिड डीएनए है, इसके पास नहीं है, ठीक है। इसका डीएनए है लेकिन प्लाज्मिड डीएनए बढ़िया सा नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ लिंकेज बनेगा, ठीक है। इनके बीच कुछ लिंकेज बनेगा, कुछ समय के लिए लिंकेज बनता है, ठीक है, मतलब करीब 20 मिनट के लिए शायद बनता है, ठीक है। लिंकेज बनता है बहुत कम समय के लिए। जब लिंकेज बनेगा दोनों सेल के बीच में, तब क्या होगा, तो अच्छे से बना कर दिखाता हूँ, रुको। नेक्स्ट स्लाइड अगर खाली हो, हाँ ये रहा, देखो अच्छे से बना रहा हूँ। ये एक सेल है, लिंकेज बनाया गया है, देखो। लेट ये है हमारा प्लाज्मिड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, हमारा जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड होते हैं ना डीएनएस, तो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, यस। अब देखो इसके अंदर नहीं है, अरे बना क्या दिया, देखो। अब ये जो डीएनए है यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक स्ट्रैंड इसका कट हो जाएगा और मूव करने लगेगा इस तरफ, इसके तरफ मूव करने लगेगा, इसके तरफ मूव करने लगेगा, इसके अगले वाले सेल की तरफ मूव करने लगेगा। और मूव करने के बाद कुछ समय बाद ये चला भी जाएगा इसके अंदर, ठीक है, चला भी जाएगा। और अगर चला आया, अब देखो ये तो सिंगल स्टैंडर्ड तो रह गए, अब क्या होगा, लिंकेज टूट जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिंकेज टूट जाएगा, ठीक है। अब लिंकेज को भूल जाओ, लिंकेज नहीं है, अब ये मतलब अलग अलग हो गए हैं। अब इनके अंदर जो है डीएनए है वो तो सिंगल स्टैंडर्ड तो पॉसिबल नहीं है। अरे भाई, डीएनए तो रिप्लिकेशन कर सकता है ना, रेप्लिकेट कर सकता है, तो रेप्लिकेट करके और एक स्ट्रैंड बना दिया। यस, इनके पास तो एंजाइम है ना, इनके पास खुद का एंजाइम्स हैं, उन खुद के सब चीज़ें हैं, तो ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। यस, रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं ये अपना रेप्लिकेट कर दिया, ये अपना रेप्लिकेट कर दिया, अब इन दोनों में बन गया प्लाज्मिड। यस, समझ में आया कि नहीं? तो ये था हमारा बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। यस, सो इसमें हेल्प किया किसने? प्लाज्मिड डीएनए हेल्प किया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? चलो, नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है हमारा सिर्फ यूकैरियोटिक्स में होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। नो ऑर्गेनेल्स लाइक वंस इन यूकैरियोट्स, जैसे ऑर्गेनेल्स जैसे कि यूकैरियोटिक्स में है, यूकैरियोटिक सेल्स में है, वैसे ऑर्गेनेल्स यहाँ पर नहीं पाया जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट राइबोसोम्स। सिर्फ राइबोसोम्स जो है दोनों प्रो और यू में पाया जाता है, ठीक है, इन दोनों में पाया जाता है राइबोसोम्स। इसको छोड़ के बाकी सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं जो कि यूकैरियोटिक्स में हैं, वो प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी कह सकते हो। एंड इट हैव प्लाज्मिड डीएनए हैव यूनिक इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। अरे ये आ गया, मतलब ये प्लाज्मिड डीएनए के अंडर नहीं है, अंडर में नहीं है, ठीक है।
सॉरी यहाँ से। तो देखो ये दोनों पॉइंट था प्लाज्मिड डीएनए का, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला चीज़ है ये है हमारा वही प्रोकैरियोटिक सेल के अंडर का पॉइंट है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल का पॉइंट है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यूकैरियोटिक में है। नो ऑर्गेनेल्स लाइक इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट एक्सेप्ट राइबोसोम्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव समथिंग यूनिक इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, ठीक है। इसके पास कुछ यूनिक चीज़ है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक के पास कुछ यूनिक चीज़ है, जैसे कि इंक्लूजन, इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन क्या है हम समझेंगे आगे चलकर। उसमें स्टोर होके रहता है मटेरियल, ठीक है। और कुछ इनफोल्डिंग शब्द होते हैं, देखो ये चीज़ समझो, सिंपल चीज़ है, सिंपल चीज़ है। ये हमारा है प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, अंदर का सेल मेम्ब्रेन है, देखो सेल मेम्ब्रेन को मैं इसका लगा कर, जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या होता है, इसके अंदर कुछ ऐसे फोल्डिंग्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो ऐसे, सॉरी क्या बना रहा हूँ मैं, ऐसे फोल्डिंग्स होते हैं, मतलब ऐसे फोल्डिंग्स होते हैं इसके अंदर, फोल्डिंग्स होते हैं। और ये जो फोल्डिंग्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ये जो फोल्डिंग्स होते हैं क्यों होते हैं, क्या होते हैं, देखेंगे, रुको। सो ये जो फोल्डिंग्स होते हैं इसको हम कहते हैं मेसोसोम, इसको हम क्या कहते हैं, मेसोसोम। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। सो ये क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यस, सेल मेम्ब्रेन का एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म होता है मेसोसोम। और ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का। और ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है, सेल मेम्ब्रेन से ही बना हुआ होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल देख सकते हो इस टाइप का होता है। सो यहाँ पे तो शायद नहीं दिखाया गया है इनफोल्डिंग्स वगैरह, कहीं पे होता है कहीं पे, ठीक है। सो नेक्स्ट, सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। अब चलते हैं हम सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, नए टॉपिक पे। तो देखो सेल एनवलप क्या होता है, सेल एनवलप होता क्या है, सेल एनवलप जो होता है सेल का कवरिंग होता है। हम प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जब हम यूकैरियोटिक स्टार्ट करेंगे उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ प्रोकैरियोटिक के ऊपर ध्यान दो, ओके। तो प्रोकैरियोटिक सेल एक बनाएंगे हम, प्रोकैरियोटिक सेल बनाएंगे, इसके पास 3 लेयर ऑफ सेल एनवलप होते हैं, प्रोटेक्टिव सेल एनवलप 3 लेयर क्या होते हैं, होता है, ठीक है। पहला जो लेयर है उसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, याद रखना, इसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। सेकेंड लेयर को हम ऑफ कोर्स कहते हैं सेल वॉल। तीसरा लेयर को ऑफ कोर्स हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, ग्लाइकोकैलिक्स आपको नया लग रहा होगा क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्या होता है, पढ़ेंगे भाई, अभी पढ़ेंगे, देखो। उससे पहले हम समझ लेते हैं सेल एनवलप के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। सो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप। ज़्यादातर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप होता है, यानी कह सकते हो इसका अर्थ क्या है, अर्थ ये है कि ये जो सेल एनवलप बनाया गया है, तैयार किया गया है, वो कुछ इस तरह से बनाया गया है, मतलब 2-3 लेयर का बनाया गया है, ठीक है। उसमें केमिकली अलग टाइप के चीज़ें हैं, ठीक है, केमिकली कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, ठीक है, केमिकली कॉम्प्लेक्स चीज़ों से बनाया गया है। फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन देख लो, दो लेयर होता है, बाइलिपिड लेयर होता है। सो वहाँ पर देख सकते हो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप टाइटली बाउंड 3 लेयर सेल एनवलप होता है। क्या, एक होता है ग्लाइकोकैलिक्स, एक होता है हमारा सेल वॉल, उसके बाद होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, और ये तीनों मिलकर एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाते हैं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट
बनाते हैं। अब इसी को लेकर हमारे जो सेल एनवलप को लेकर एक चीज़ है, सेल एनवलप को लेकर एक चीज़ है, वो क्या है? ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। क्या है इसका अर्थ? क्या है? देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन सेल एनवलप, मतलब सेल एनवलप अगर हमारे किसी में अगर ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है या फिर नहीं है, उस हिसाब से हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कहते हैं। क्या होता है? देखो, जिसके पास थिक सेल वॉल होता है विथ नो आउटर कवरिंग, थिक सेल वॉल होता है जिसके पास, लेकिन उसके आउटर कवरिंग नहीं होता है, ठीक है, उसके आउटर कवरिंग एब्सेंट होता है, तो हम कह सकते हैं वो ग्राम पॉजिटिव है। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अगर हम ग्राम जी एक थे साइंटिस्ट, ठीक है, जब हम ग्राम स्टेन डालेंगे, तो अगर वो स्टेन ऑब्जर्व करता है, मतलब ले जाता है स्टेन को, स्टेन दिखाता है, तो हम कह सकते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर स्टेन नहीं दिखा रहा है तो हम कहेंगे क्या? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं वो पतला होता है, थीन होता है, ठीक है, पतला लेयर होता है, लेकिन उसके पास आउटर कवरिंग होता है। इसका अर्थ क्या है? रुको, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। बहुत इजी एग्जाम्पल है, आप 12th क्लास में पढ़ोगे। अगर कोई ड्रॉपर है तो वो पता ही होगा उसको, मतलब 12th क्लास में पढ़ा ही होगा कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किया गया था। ग्रिफिथ नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था? माइस वगैरह एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में तो नहीं बताऊंगा अभी, बस बताऊंगा इस एक ही चीज़ बताऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक गिलास, दो गिलास पानी है, ठीक है, पानी है। अब एक गिलास पे ये पानी में हमने एक बॉल डाला, कौन से, मतलब रबर कोटिंग वाला बॉल डाला इसमें। हमने एक कह सकते पेपर कोटिंग वाला बॉल डाला, ठीक है। अब ये पानी जो है धीरे धीरे पेपर पानी को ऑब्जर्व करता जाएगा, और वो जो पेपर है, पेपर के अंदर क्या है, मतलब इन दोनों बॉल के अंदर कुछ चीनी की या फिर सॉल्ट भरा हुआ है, ठीक है, दोनों के अंदर। ये है रबर कोटेड, ये है हमारा लेट पेपर कोटेड, ठीक है, पेपर कोटेड। सो मतलब इसके ऊपर रबर कोटेड वाले के ऊपर बढ़िया सा प्रोटेक्टिव लेयर है, मतलब प्रोटेक्टिव लेयर एक प्रेजेंट है, ठीक है, बढ़िया सा। इसके ऊपर आउटर कवरिंग प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, बस पेपर कोटेड है, ठीक है, पेपर कोटेड है। अब बताओ किसके अंदर से निकल आएगा हमारा जो सॉल्ट हो या फिर शुगर हो, किसके अंदर से जल्दी निकल आएगा? ऑफ कोर्स भाई, पेपर से निकलेगा, क्योंकि पेपर तो ऑब्जर्व करता जाएगा पानी को, और उसके बाद क्या हो जाएगा? फट जाएगा, उसके अंदर से निकल जाएगा हमारा जो चीज़ है, ठीक है। सो अब बताओ इसके अंदर से निकलेगा क्या? इसके अंदर पानी जाएगा? नहीं जाएगा भाई, कभी नहीं जाएगा। सो यहाँ पर कह सकते हो, अगर आपके पास आउटर कवरिंग है, बढ़िया सा आउटर कवरिंग है, तो हम हमारा जो पानी है या फिर बाहर की चीज़ें अटैक नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो बाहर की चीज़ें आराम से अटैक करेंगे, ये सो नो। लेट फॉर एग्जांपल आप खुद देख लो, अगर आप घर में बैठे हो तो आपको कोई अटैक नहीं कर सकता है, घर के अंदर घुस के कोई अटैक नहीं कर सकता है। अगर आप ऐसे खुलेआम बैठे हो, खुलेआम एक बढ़िया सा फील्ड में बैठे हो, तो कोई भी आके अटैक कर सकता है, ये सुनो, अटैक कर सकता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ओके। सो सो उस हिसाब से हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं, उस हिसाब से हम डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो ये वाले बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, पेपर वाले बैक्टीरिया, ये वाले होते हैं ग्राम पॉजिटिव। और ग्राम नेगेटिव जो होते हैं ये रबर वाले होते हैं, मतलब इनके जो आउटर कवरिंग होते हैं इनको बचाते हैं, ठीक है, इनको बचाते हैं। बाहर से जो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं इनको अटैक नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया जो होते हैं इनके ऊपर एंटीबायोटिक का एक्शन होता है, ये सर नो, हमारे बॉडी में अगर आएंगे, हमारे शरीर में आएंगे, तो एंटीबायोटिक उसके ऊपर अटैक करेगा। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है इनके ऊपर तो एक कोटिंग है, वो लेयर उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब अब उन बैक्टीरिया के ऊपर हमारा ये अटैक नहीं कर पाएगा एंटीबायोटिक। लेकिन वहीं पे ग्राम पॉजिटिव में
के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो एब्सेंट है, और अगर वहाँ पे एंटीबॉडी अटैक करना चाहेगा आराम से कर पाएगा। यस, तो यही है फ़र्क। ठीक है, समझ में आया। इसके ऊपर ज़्यादा नहीं होता है, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं होता है इसके ऊपर ज़्यादा। नेक्स्ट समझेंगे हम ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, मतलब आउटर कवरिंग होता है ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है समझेंगे अभी। सो ग्लाइकोकैलिक्स जो है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद आता है हमारा सेल वॉल, उसके बाद आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो डिफरेंट बैक्टीरिया में, डिफरेंट सेल में डिफरेंट कंपोजिशन का होता है, डिफरेंट मतलब उनका थिकनेस भी डिफरेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लूज शीथ, मतलब अगर लूज कंपोजिशन होगा, मतलब पतला सा लेयर होगा ग्लाइकोकैलिक्स, तो उसको कहेंगे स्लाइम लेयर। ठीक है, स्लाइम लेयर वो कुछ बैक्टीरिया में होता है, और कुछ बैक्टीरिया में मोटा सा टॉप लेयर होता है, उसको कहेंगे कैप्सूल। सॉरी, सो थिक टॉप लेयर जो होता है उसको कहेंगे कैप्सूल। समझ में आया, तो ग्लाइकोकैलिक्स समझ में आ चुका होगा। अब चलेंगे हम सेल वॉल की तरफ। ठीक है, सेल वॉल। अच्छा, ग्लाइकोकैलिक्स, हाँ एक क्वेश्चन आ गया, देखो क्वेश्चन आ गया, मैं क्वेश्चन को समझ रहा था क्या है ये भाई। हाँ, ये एक क्वेश्चन है। मैंने अभी तक क्वेश्चन कुछ नहीं किया, मतलब क्वेश्चन का प्रिपरेशन क्या करना है, मतलब मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। देखो मुझे आ जाएगा ये सब। देखो, द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर, बताओ ग्लाइकोकैलिक्स जो टर्म है इसको यूज़ करते हैं फॉर, देखो अभी अभी पढ़ा है, तो थोड़ा सा ध्यान से मतलब आंसर तो ध्यान से। ठीक है, आंसर अपना कमेंट में बताना। ठीक है, द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर a bacterial cell glyco engineer to process end glycoside। ये चीज़ आया कहाँ से? नहीं आया, बस एक एक ऑप्शन मैंने काट दिया। ठीक है, अब देखो आपको जो ठीक लग रहा है बताओ। ए लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, क्या ये सही है? क्या ग्लाइकोकैलिक्स जो है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में है? मुझे नहीं लगता। हाँ, हो सकता है, बताओ। ये होता है आउटर मोस्ट कवरिंग, ये वाला तो ये तो बाहर है। यस, सेल वॉल के भी बाहर है, तो ये भी नहीं होगा। तो बताओ ये वाला, देखो ये लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। अरे भाई डायरेक्ट है, डायरेक्ट आंसर आ गया देखो। तो सेल वॉल के, बैक्टीरिया के सेल वॉल के बाहर के सराउंडिंग, बाहर के लेयर जो होता है ग्लाइकोकैलिक्स होता है। समझ में आया? लेकिन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया होता है क्या ग्लाइकोकैलिक्स? ये क्या है, मतलब सेल वॉल तो सेल वॉल होता है, ग्लाइकोकैलिक्स तो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, वो सेम थोड़ी नहीं होता है, कभी नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये भी एक नीट का प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, नीट का क्वेश्चन है। चलो, सेल वॉल, सेल वॉल सेल वॉल इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ सेल, मतलब शेप कैसा बनेगा सेल का, वो डिटरमाइन कौन करता है? सेल वॉल करता है। वो कौन डिटरमाइन करता है? सेल वॉल करता है। मतलब कैसा शेप बनेगा कैसा नहीं बनेगा वो सेल वॉल बताता है। और उसके साथ साथ सेल वॉल जो है एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है सेल को। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, मतलब क्या हो गया है मुझे पता नहीं, मुझे क्या हो गया है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है किसको? सेल को। कौन? सेल वॉल। अच्छा, सपोर्ट क्यों चाहिए इसे? क्यों चाहिए, क्या मतलब क्यों इसे प्रोटेक्शन चाहिए? किस चीज़ से प्रोटेक्शन चाहिए? किस चीज़ से इसको किस चीज़ का सपोर्ट चाहिए इसे, जो सेल वॉल दे रहा है? इसको चाहिए सपोर्ट फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। इसका अर्थ क्या है? अच्छा, आप सभी को तो पता होगा, फॉर एग्जांपल एक मछली, अगर आप समंदर में एक मछली, मछली को छोड़ो, फॉर एग्जांपल आप बोलोगे अभी
एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो पानी में रह रहा था, जो पानी में रह रहा था, पानी मतलब समंदर में रह रहा था, ठीक है, समंदर में रह रहा था जहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट थे। तो अगर वो सॉल्ट में रह रहा था, उसके अंदर भी सॉल्ट भरे हुए होंगे, पानी कम होगा, ठीक है, वाटर का H2O का कंपोजिशन कम होगा, सॉल्ट का कंपोजिशन ज़्यादा होगा, मतलब पानी के हिसाब से वो रहेंगे ना, एडजस्ट करेंगे ना, सराउंडिंग के हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं अपने आप को, अपने बड़ी मतलब हमारे शरीर अपने आप को वैसे ही रेगुलेट करता है ना, पता है ना रेगुलेशन वगैरह चीज़, यस, तो वो होता है। तो जितना अगर उसको हम लाकर हमारे फ्रेश वाटर में लाएंगे, फ्रेश वाटर में डाल देंगे, उसको लाकर हम अगर फ्रेश वाटर में डाल देंगे, फ्रेश वाटर में डाल देंगे, अब फ्रेश वाटर में तो नहीं होता है ना सॉल्ट, यहाँ पर तो सिर्फ पानी ही पानी है, पानी पानी पानी, सिर्फ पानी है, ठीक है, यहाँ पर कम पानी था, तो इसके अंदर क्या है, सॉल्ट ज़्यादा है, सॉल्ट का मतलब अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ पर पानी का अमाउंट कम है। अब बताओ पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, पता होगा आपको कि सॉल्यूट का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, मैं बोल रहा हूँ पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, बताओ, पानी जो है सॉल्वेंट है यहाँ पे, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से लेकर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन जहाँ पर कम है वहाँ तक होगा, बताओ से समझ में आया कि नहीं। आप बोलोगे कि सॉल्यूट का मूवमेंट अगर होगा तो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा, ये सुनो, मैं बस बोल रहा हूँ कि पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, बताओ कहाँ से कहाँ तक होगा, पानी का मूवमेंट बाहर से मतलब अंदर की तरफ होगा, सेल के अंदर पानी भर जाएगा, यस, लेट वो सेल है प्रोकैरियोटिक टाइप का है, सेल वाल है उसका, ठीक है, सेल वाल है। अब ये जो सेल वाल है, लेट कुछ इस तरह से था, कुछ इस तरह से उसका सेल वाल था। अब इसके अंदर जब पानी जाएगा वो फूलता जाएगा और सेल वाल के पास आ जाएगा, सेल वाल से मतलब टकरा जाएगा, सेल एनवलप, उसके बाद जो होता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूल जाएगा, फूल कर सेल वॉल के साथ मतलब टच हो जाएगा, टच नहीं कह सकते हैं लेकिन हाँ वो फूल कर ऐसे बैलून की तरह फूल जाएगा, यस। सो वो जब फूल जाएगा इसके अंदर पानी चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पानी भरेगा, यहाँ पर पानी अगर इसके अंदर भर जाएगा तो ये फूल जाएगा, फूलने के बाद ये क्या करेगा, बस्ट कर जाएगा, ये सर नो बस्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे बस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके पास सेल वॉल है, तो सेल वॉल का काम ही वही है, सेल वॉल का काम क्या है, बैक्टीरिया को बस्टिंग और या फिर कोलाप्सिंग से बचाना, ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, किसको, बैक्टीरिया को, समझ में आया, लेट इसको बैक्टीरिया ही समझ लो, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, चलो। इसके बाद शायद एक क्वेश्चन था, मुझे पता नहीं, याद नहीं मुझे क्या बनाया था मैंने पीपीटी, हाँ ओके चलो नेक्स्ट, हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि कुछ चीज़ें आने देगा कुछ चीज़ें आने नहीं देगा अंदर, ठीक है, सिलेक्टिव मतलब ये सिलेक्ट करके चीज़ों को अंदर आने देगा, जो चीज़ें ज़रूरत है वही चीज़ें अंदर आए, अगर जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है वो निकल जाए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सेल जो है एक स्कूल है और अंदर जो आ रहे हैं पार्टिकल्स, लेट वो स्कूल के स्टूडेंट ही होंगे, उनमें से कुछ दूसरे स्कूल के स्टूडेंट भी होंगे, या फिर कह सकते हो कुछ बड़े आदमी होंगे जो फालतू के लिए ऐसे टाइम पास के लिए आ रहे हैं स्कूल के अंदर। अब बताओ ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो है हमारा गार्ड, ठीक है, स्कूल का गार्ड यहाँ पे बैठा हुआ है। अब वो क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा, अरे तुम तो यूनिफॉर्म पहना है, जाओ अंदर जाओ, सब आई कार्ड दिखाओ अंदर जाओ, आई कार्ड दिखाओ अंदर जाओ, तो सिलेक्ट करके वो बच्चों को अंदर भेज देगा, सेल के अंदर भेज देगा। और जब बड़े बच्चे आएंगे उनके पास आई कार्ड नहीं है, आई कार्ड नहीं है तो निकलो भाई इधर से निकलो, तो उन लोगों को अलाउ नहीं करेगा आने के लिए, उसको कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो
सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सिलेक्ट करके वो परमिट करता है अंदर आने को। ओके, सो उसके बाद क्या है, सिमिलर स्ट्रक्चर टू यूकैरियोट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मतलब हमारा जो यू प्रोकैरियोट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिमिलर होता है यूकैरियोट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। ठीक है, सॉरी ये सब मैसेज वगैरह बार बार आ जाता है। सो नेक्स्ट है आपका मेसोसोम। मेसोसोम होता क्या है? मेसोसोम जो होता है कैसे बना हुआ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोल्डिंग से, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड करता है, फोल्ड करता है और बनाता है मेसोसोम। मेसोसोम जो होता है वेरियस टाइप के होते हैं, वो कुछ वेसाइकल फॉर्म में हो सकते हैं, ट्यूबुल फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर लैमेला फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। सो वेसाइकल फॉर्म में क्यों होते हैं, मतलब सबका फंक्शन होता है कुछ कुछ, तो वेसाइकल फॉर्म में इसलिए होते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो पाए, ठीक है। और ट्यूबुल फॉर्म में होते हैं इसलिए ताकि कनेक्शन हो पाए, ठीक है। कनेक्शन मतलब कुछ था ऐसे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कुछ कनेक्ट करता है, ठीक है, कनेक्ट करके कुछ बनाता है, मुझे याद नहीं ज़्यादातर। सो लैमेला की भी एक फंक्शन होता है कि सरफेस एरिया बढ़ाता है लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। सो इसी फॉर्म में ये मेसोसोम रहता है, ठीक है। मेसोसोम के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। और मेसोसोम जो है हेल्प करता है सेल वॉल बनाने के लिए, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है हमारा मेसोसोम। और उसके साथ साथ डीएनए रेप्लिकेशन में भी ये हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए हेल्प करता है। और डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, तो देखो ये जो मेसोसोम होता है ना, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। डीएनए जब रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है, सो उसमें क्या क्या हेल्प करता है मुझे आप थोड़ा सा मतलब मुझे अभी याद नहीं है। वैसे डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ ये जो डॉटर सेल्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में भी हेल्प करता है। उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से समझेंगे आगे आगे। ऑल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, सिक्रेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, और कुछ एंजाइम सिक्रेशन, ठीक है, एंजाइम सिक्रेशन कह सकते हो। और सरफेस एरिया बढ़ाता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाता है। अब बताओ सरफेस एरिया बढ़ाता कैसे है, सब तो बता देते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ता है। मैं भी जब पढ़ता था, मतलब ये चीज़ जब मैं टीचर से पढ़ता था, अभी पढ़ता हूँ, ठीक है, तो जब पढ़ता हूँ तो टीचर लोग बोल देते हैं कि हाँ ये सरफेस एरिया बढ़ाता है, लेकिन कैसे बढ़ाता है, मुझे मेरे सब मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो एक्चुअली वो क्या होता है ना, लेट ये सेल है और इसके अंदर हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, इनफोल्डिंग करता है, इनफोल्डिंग होता है, ऐसे मेसोसोम्स होते हैं। अब मेसोसोम अंदर की तरफ एक्ट करते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ जाते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं तो सेल को थोड़ा सा सिकुड़ने की टाइप के कर देते हैं, ठीक है। ऐसा होगा तो हमारा जो सेल एनवलप है, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, उसको कुछ हेल्प होगा, मतलब सरफेस एरिया उसका बढ़ जाएगा, मतलब ऐसे कम हो जाएगा तो ये इसका जो सरफेस एरिया वो बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना? पर देखो देखो और एक बार समझा रहा हूँ, और एक बार समझा रहा हूँ, अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। देखो ये है हमारा सेल, ठीक है, ये है हमारा अभी वाल नहीं बनाते हैं, सेल वाल वगैरह कुछ नहीं बनाते हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। देखो तो ये है हमारा मेसोसोम, मेसोसोम और जो कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही निकल रहा है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इसके ऐसे फोल्ड होके जा रहे हैं, मतलब देखो अगर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ऐसे होता, सिर्फ ऐसे होता तो एरिया बताओ क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया होता, ये सर नो। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पे लेंथ भी है, इसके अंदर कुछ और भी कुछ एक्सटेंशन है, ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ एक्सटेंशन है, मतलब ब्रेथ थोड़ा सा बढ़ गया और लेंथ भी और भी एक्सटेंशन होगा तो लेंथ भी बढ़ जाएगा तो एरिया बढ़ेगा, ये सर नो। मैथमेटिकली पढ़ सकते हो वैसे बोल सकते हो, ठीक है। और एंजाइमेटिक कंटेंट भी, मतलब कुछ एंजाइम वगैरह भी ये सिक्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और नेक्स्ट in some bacteria like cyanobacteria there are other membranous extension, कुछ उनमें कुछ अलग से भी membranous extension होते हैं, जैसे कि chromatophores which contains pigment। देखो क्रोमेटोफोर्स होते क्या हैं, पिगमेंट नाम आया मतलब
कभी कभी इसको कह सकते हो ऐसे कि ये कलर्ड है, ठीक है, कलर्ड है। मतलब ये जो क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं वो लाइट एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करते हैं, लाइट एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करते हैं पहली चीज़। और इसका जो कलर फलर कुछ चेंज वगैरह करते हैं, कैमोफ्लेज के लिए हेल्प होता है, जिससे प्रीडेटर से बच सकते हैं, ठीक है। कैमोफ्लेज तो पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। वो क्या होता है, कलर चेंज होता है, जैसे कि कलर चेंज, फॉर एग्जांपल कैमिलियन को आपने तो देखा ही होगा। कैमिलियन कैमिलियन जो होता है वो अपना कलर चेंज करता है, कलर चेंज करके वहीं जहाँ पर बैठा हुआ होता है उसी कलर का होता है, हो जाता है, और कैमोफ्लेज हो जाता है, मतलब छुप जाता है सब। मतलब प्रीडेटर जब उसको देखेगा तो उसको ढूंढ नहीं पाएगा, उसको खा नहीं पाएगा। यस। तो ऐसे ही इनके पास भी क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं इनके पास क्रोमेटोफोर्स होते हैं, जो कि कुछ पिगमेंट इसके अंदर होता है, और जिसके मदद से वो कैमोफ्लेज कर सकते हैं, ठीक है। जिससे उनको उनके जो प्रेडेटर्स उनको जो मारने आएंगे उनको वो दिखेंगे नहीं, ठीक है। उसके साथ साथ ये लाइट एब्जॉर्प्शन में भी रोल प्ले करता है, ठीक है। ये चीज़ नहीं है, बाहर का चीज़ है, मैं बता दिया। तो अगर समझ में नहीं आएगा तो बता दिया इसीलिए। ओके। A specialized membranous structure in a prokaryotic cell which helps in cell wall formation। वेल क्या है, काटो भाई, इसे काटो। हाँ, तो ये क्वेश्चन है कि a specialized membranous structure in a prokaryotic cell which helps in सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। बताओ वो कौन सा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, और सेल वॉल फॉर्मेशन में, सेल वॉल को बनाने में भी हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। अब ये भी तो बताया था। कौन है भाई, ये भी नीट का एग्जाम, मतलब नीट का ही सवाल है। बताओ क्या इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। मेसोसोम इजी है ना, इजी पीजी, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा हमारा मेसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, इन बैक्टीरिया द मेसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या ये सही है, क्या ये सही है? यस, ये सही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनता है हमारा मेसोसोम्स, और द मेसोसोम्स इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। यस, यस। ये फॉर्मेटिनिपुर ये क्या है, फॉर्मेशन होता है ये, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है, माफ़ करना मुझे। तो जो मेसोसोम्स होते हैं बैक्टीरिया में वो हेल्प करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, अभी भी हम देखे थे पिछले वाले क्वेश्चन में। यस, और सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। यस, दोनों स्टेटमेंट सही है। ये भी नीट का क्वेश्चन है, सब पीआईक्यू भाई, सबके सब पीआईक्यू ही लाया हूँ आज। कोई भी ऐसा नहीं कि आलतू फालतू का क्वेश्चन ले आया मैं, ठीक है। नेक्स्ट, लोकोमोशन। बैक्टीरिया मूव करता है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं कैसे मूव करते हैं, वो या तो मोटाइल हैं, या तो वो मूव कर सकते हैं, या फिर कुछ होते हैं नॉन मोटाइल जो मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दो टाइप के हो सकते हैं। अगर मोटाइल है, अगर मूव कर पा रहे हैं, कैसे मूव करते हैं, उनके पास कुछ 3 फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है जो कि सेल वॉल से निकल रहा होता है। ये लेट है हमारा एक प्रोकैरियोटिक सेल। रुको, था ना एक स्ट्रक्चर, हाँ देखो ये है प्रोकैरियोटिक सेल। ये यहाँ पे देखो सेल वॉल है, मतलब बाहर तो एक हमारा बाहर में तो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके अंदर जो सेल वॉल है, और सेल वॉल से निकल रहा है एक फ्लाजेला, ठीक है। स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसको कहते हैं फ्लाजेला, और ये फ्लाजेला हेल्प करता है मूवमेंट के लिए। कैसे फ्लाजेला ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा, ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मूव करेगा, ओके, मूव करेगा तो ये आगे बढ़ेगा, सेल आगे बढ़ेगा, तो लोकोमोशन इसी से करता है, ठीक है। और फ्लाजेलम का 3 पार्ट होता है। फ्लाजेलम जो होता है, एक फ्लाजेला को हम फ्लाजेलम बोलते हैं, और उसका 3 पार्ट होता है। पहला होता है हमारा फिलामेंट, ये वाला पार्ट को हम फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। फिलामेंट मतलब देखो लंबा वाला पार्ट है ना,
ऐसे निकल रहा होता है। तो वो लंबा वाला पार्ट जो होता है वो फिलामेंट होता है, फिर होता है हुक, फिर होता है बैसल बॉडी। अरे यार मुझे ड्राइंग बनाना नहीं आता। देखो, एक होता है फिलामेंट जो कि लंबा वाला पार्ट होता है, उसके बाद होता है हुक। हुक से मतलब लगा हुआ है, मतलब अटैच हुआ है, ठीक है, सेल के पास। फिर होता है बैसल बॉडी, ठीक है, बैसल बॉडी। तो मैंने उल्टा बना दिया था क्या? वही मैं सोचूं क्या हो क्या गया है मेरे को। इतना भी ख़राब ड्राइंग नहीं बनाता मैं। तो ये थे हमारा फिलामेंट, हुक, बैसल बॉडी। समझ में आया? यस सर, नो? चलो, और उसके साथ साथ फिलामेंट जो होता है लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है जो कि सेल सरफेस से लेकर बाहर तक निकला है। तो वो वाला स्ट्रक्चर दिखते हैं, ये देखो, ये देखो, ये जो फिलामेंट है लॉन्गेस्ट है, अंदर से लेकर बाहर तक आया है। और बाकी जो अंदर में है वो है बैसल बॉडी। और हमारे तो नहीं, सेल के है हुक, ठीक है, हुक और बैसल बॉडी अंदर होते हैं। ठीक है, हो गया हमारा लोकोमोशन। और एक बात, हाँ ये देखा हो गया। नेक्स्ट है अदर स्ट्रक्चर्स। अदर स्ट्रक्चर्स जैसे कि पिल, और भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे पिल्ली और फिम्बरी। पिल्ली और फिम्ब्रे, ये दोनों चीज़ें हैं। पिल्ली या फिर पिलाई, जो भी बोल सकते हो, ठीक है। पिल्ली जो होता है वो पिल्ली और फिम्बरी जो होते हैं वो मोटिलिटी में तो रोल, मैंने मोटिलिटी में तो उनका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं। ये एक्चुअली सरफेस में ही होते हैं, ठीक है, सरफेस में ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब सरफेस से ही निकल रहे होते हैं, जैसे हमारा फ्लाजेला निकल रहा होता है, ठीक है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे स्पेशल प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ठीक है। पिलाई जो होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एलोंगेटेड, लंबा स्ट्रक्चर है। इतना भी लंबा नहीं, तो मतलब इससे तो छोटा ही है, फ्लाजेला से, देख सकते हो। यस, फ्लाजेला, ये वाला फ्लाजेला, और ये है हमारा पिल्ली, ठीक है। ये पिल्ली छोटा, और उससे भी छोटा है फिम्ब्रे, ठीक है, उससे भी छोटा है हमारा फिम्ब्रे। तो देखो, पिल्ली जो होता है एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ होता है। ये ट्यूब के जैसा एक्ट करता है, ट्रांसफर डीएनए बिटवीन सेल्स। तो ये ट्यूब जैसा काम करता है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, मैंने जो बताया था ना, ये जो एक लिंकेज बनता था, यस, वो पीली की वजह से बनता था। यस, पीली की वजह से बनता था। तो पीली क्या करता है, कनेक्ट करता है सेल के साथ, सेल दो सेल के साथ कनेक्ट करता है कुछ समय के लिए, और उसके अंदर डीएनए का ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या है? फिम्ब्रे जो है वो है छोटा सा, उससे छोटा है, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं जो कि स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, मतलब जैसे ऐसे हेयर के जैसे निकल रहे होते हैं, ठीक है, स्प्राउटिंग। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू द रॉक्स। देखो, बैक्टीरिया जो होते हैं, फॉर एग्जांपल आप पानी वाला बैक्टीरिया ले लो, पानी में जो रहते हैं, ऐसे जब वहाँ पे जब वेव्स आते हैं, स्ट्रीम्स आते हैं, ठीक है, नदी हो या फिर समंदर हो, वहाँ पर जब स्ट्रीम आते हैं, ठीक है, पानी का जब स्ट्रीम आते हैं, उनको उनका क्या होता है, मतलब वो तैर के चले जाते हैं ना, तैरते जाते हैं। अगर उनको अटैच होके रहना है एक जगह, या फिर कोई होस्ट बॉडी है, उनको खाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके जो फिम्ब्रे हैं, फिम्ब्रे को लगा कर उसके ऊपर अटैच करके वो एक जगह स्थिर रह पाते हैं, ठीक है, एक जगह रह जाते हैं। उसके बाद वो खा देते हैं जो भी उनको चाहिए, ठीक है। होस्ट बॉडी के ऊपर भी ये मतलब इस अटैच करने में हेल्प करता है फिम्ब्रे। अच्छा, ठीक है, चलो, हो गया हमारा फिर टोटल सेल एनवलप का ख़त्म हो गया, ठीक है, सेल एनवलप हमारा ख़त्म हो गया। अब आया राइबोसोम्स। राइबोसोम्स मतलब सिर्फ प्रोकैरियोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? इन प्रोकैरियोट्स दे आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक्स में राइबोसोम्स जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है, उसके साथ मिलकर काम करता है। क्योंकि देखो, यहाँ पर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, RER जो होता है, रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर होते हैं हमारे यही राइबोसोम्स, ठीक है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। यस, इट इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं।
तो प्रोटीन किसको ज़रूरत होता है? सबको ज़रूरत होते हैं, ठीक है। पर मेनली तो हमारा जो सेल वॉल है, सही सेल वॉल बोल दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको तो प्रोटीन का ज़रूरत है। हाँ, लिपिड प्रोटीन वगैरह दोनों मतलब मिल के होते हैं ना, तो वो प्रोटीन का ज़रूरत होता है। प्रोटीन का ज़रूरत जब होता है तो इसके पास तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है ना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। तो राइबोसोम्स क्या करता है, उसके पास जाकर एसोसिएटेड हो जाता है, ठीक है, पास जाकर एसोसिएट करता है। चलो, इसका जो साइज है 15 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। 100 यूनिट्स क्या होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक्स में 50s + 30s, ये कैसा होता है मतलब देख लो, ये ऐसा होता है, ठीक है। 100 यूनिट्स दो टाइप के होते हैं, देखो, एक लार्ज 100 यूनिट होता है इस टाइप का, एक स्मॉलर 100 यूनिट होता है, ठीक है, इस टाइप का। और लार्जेस्ट 100 यूनिट यहाँ पर जो हम कहेंगे 50s 30s, ठीक है, 50s 30s प्रोकैरियोटिक्स में होते हैं, 50s 30s। और अगर यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो 60s 40s, ठीक है। और ये मिलकर क्या बनाते हैं, कंबाइनली बनते हैं 70s, मतलब अलग लेवल का इनका मैथमेटिक्स है, ठीक है। बायोलॉजी का मैथमेटिक्स अलग ही लेवल का है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो 50-30 मिलकर 70 बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 80 नहीं, 80 नहीं 70 बनाएंगे, और 60-40 मिलकर 80 बनाएंगे। वाह भाई वाह, क्या मैथ है, बढ़िया मैथमेटिक्स है, ठीक है। चलो, तो दो सब यूनिट क्यों होते हैं, देखो सब यूनिट का काम क्या होता है वो समझेंगे। तो तो सेवरल, ये जो सेवरल राइबोसोम्स जो होते हैं, कुछ राइबोसोम्स, बहुत सारे राइबोसोम्स मिल के ऐसे अटैक करते हैं, अटैक तो नहीं अटैच हो जाते हैं हमारे सिंगल mRNA में, सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA में जो अटैच हो जाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे होकर अटैच हो जाते हैं। लार्ज यूनिट स्मॉल सब यूनिट मिल के अटैच हो जाते हैं ऐसे। अटैच हो जाने के बाद क्यों अटैच होते हैं, अटैच होना क्यों है इन्हें, अटैच होते हैं एक चेन बनाने के लिए, चेन बनता है, उसको कहते हैं पॉलीराइबोसोम। ऐसे ही इसी टाइप का बहुत सारे होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी होगा, बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारे मिलकर एक चेन बनाते हैं, इसको कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स या फिर पॉलीजोम कहते हैं, पॉलीराइबोसोम्स या फिर पॉलीजोम। सिंपल चीज़ है, मतलब पॉली मतलब तो एक से अधिक, और राइबोसोम मतलब राइबोसोम, ये पॉलीजोम कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। अब mRNA में ये लोग लग कर करेंगे क्या, mRNA में अगर लगेंगे तो मैसेंजर RNA में अगर ये जाकर अटैच होंगे, उसके बाद होता क्या है, इसको प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है, mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट करेंगे, वो ट्रांसलेशन वगैरह वो आप समझोगे 12th क्लास में, ठीक है, अभी नहीं समझोगे, ठीक है। ट्रांसलेशन करेंगे, ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगे, इतना समझ लो, बस इतना याद रख लो, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा क्लास, सर इसके बाद इंक्लूजन बड़ी है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा क्लास। देखो, ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन बोथ ए, भाई इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही नहीं है, नीट का ही क्वेश्चन है, ठीक है, PYQ है ये। क्या है, देखो क्या पूछ रहा है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल पूछ रहा है, यही क्वेश्चन पूछा था एक बार, घुमा फिरा के पूछा था, देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन है ये, राइबोसोम्स होता है ना, अभी भी तो पढ़े हैं, यस। चलो, इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज होते हैं जो मटेरियल को रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, मटेरियल्स को रिजर्व करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो कि फॉस्फेट को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं। सायोनोफिशियन ग्रैन्यूल्स होते हैं कुछ, ठीक है, वो भी कुछ स्टोर करके रखते हैं, एंजाइम्स वगैरह कुछ होता है। और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स भी कुछ स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, ये लोग होते हैं प्रोकैरियोटिक्स में। क्या रखते हैं वो आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, आ सकता है वैसे भी, कोई भरोसा नहीं भाई एनटी के ऊपर, ठीक है। अगर आएगा तो मैं आपको भेज दूंगा क्या क्या करता है, ठीक है, गूगल से सर्च करना पड़ेगा, मुझे नहीं आता भाई। फा वाला सिचुएशन होगा, ठीक है, मुझे भी नहीं आता या, ओके।
तो ये रिजर्व करता है मटेरियल को। आर स्टोर इन साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में स्टोर करके होते हैं रहते हैं, और ये जो होते हैं फ्री होते हैं, ठीक है। इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में से घूमते रहते हैं, लाइव फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। तो ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक में ही होता है, बताया था ना, यूनिक कैरेक्टर था एक। अच्छा, इन और जो गैस वैक्यूल जो होते हैं ब्लू ग्रीन, ये क्या है भाई? हाँ, ये गैस वैक्यूल कुछ इंक्लूजन बॉडी की ही कह सकते हैं, ये कुछ टाइप उसी टाइप के हैं। और गैस वैक्यूल होते क्या है पता है? शायद आपको पता होगा, बहुत बढ़िया सी चीज़ है ये। गैस वैक्यूल बॉयंसी में हेल्प करते हैं। बॉयंसी, बॉयंसी होता क्या है? देखो स्पेलिंग देख लो, पता चल जाएगा। मुझे स्पेलिंग नहीं आता। देखो बॉयंसी, बॉयंसी मतलब डूबने नहीं देगा ये, डूबना है बस। अरे भाई वो वाला गाना याद आ गया। तो देखो डूबने नहीं देगा ये, किसको नहीं देगा? सेल को, यानी कि ऑर्गेनिज्म को डूबने नहीं देगा। फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं हमारे पानी में, तो जो लोग चाहते हैं फ्लोट करना, अगर पानी के अंदर जाएंगे तो मर जाएंगे, तो वो चाहते हैं फ्लोट करने के लिए, ऐसे डूबना नहीं चाहते हैं, तो उनके पास होता है गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स करते क्या हैं? गैस को स्टोर करते हैं, गैस कुछ गैसेस को स्टोर करते हैं, और वो जिससे वो फ्लोट करते हैं, ठीक है, ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, अंदर डूबेंगे नहीं। ओके, बॉयंसी में हेल्प करता है। तो ब्लू ग्रीन या फिर पर्पल या फिर ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये चीज़ होता है। अच्छा, ऊपर उनको ऊपर आना ही क्यों है? अब आपके मन में सवाल आया होगा कि वो तो पानी में ही रह रहे हैं, पानी के अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? ऊपर आने का मतलब ही क्या है? अरे भाई देखो, मैंने बताया ना, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब फोटो मतलब लाइट, इनको लाइट चाहिए। पानी के अंदर जाएंगे थोड़ा सा लाइट कम मिलेगा, अगर ऊपर आएंगे तो अच्छे से लाइट मिलेगा। लाइट एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए वो लोग ऊपर आते हैं, जिसके क्यों आते हैं, कैसे आते हैं? गैस वैक्यूल के मदद से आते हैं, ठीक है। उनके अंदर गैस वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब हो गया आपका चैप्टर बोल दिया क्या, आज का टॉपिक हो गया ख़त्म। पार्ट 3 में हम मिलेंगे यूकैरियोटिक सेल के साथ। अब हम क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन और भी 2-3 क्वेश्चन बाकी हैं। देखो ये भी सब PYQ हैं, ठीक है, ये भी PYQ है। क्या बोल रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट? अभी भी पढ़ा है, बताओ कौन सा इनकरेक्ट है। दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, मुझे तो नहीं लगता। अब देखो, दे लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, अभी अभी पढ़ाई है। दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, यस, ये रिजर्व करते हैं ना मटेरियल को। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, वो फ्रीली रहते हैं, अभी अभी बताया था। अब बताओ इनकरेक्ट कौन सा है? फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, यानी कि सही है। सही मतलब क्वेश्चन में दिया गया है इनकरेक्ट, तो आंसर होगा 1। चलो यही देखो, ये देखो, व्हिच स्ट्रक्चर इज कॉमन टू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स? ये क्या है? ये क्या आ गया? अब बताओ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कौन सा स्ट्रक्चर कॉमन होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोकैरियोटिक्स में सेल मेम्ब्रेन तो नहीं होता है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो नहीं होते हैं, यस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते, अभी भी बताया था। और माइटोकॉन्ड्रिया भी कहाँ से आएगा? देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दोनों में कॉमन होते हैं। अभी भी मतलब कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, किसके साथ? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का सिमिलर होता है, ठीक है। तो ये भी नीट का PYQ था। और एक क्वेश्चन देखो, which of the following are characteristics of prokaryotic cells? Ribosomes are made up of 50s 30s, ये yes, ये भी है। They can have plasmids, क्या इसके पास प्लाज्मिड्स हो सकते हैं? यस। दे कैन कॉन्टेन मेसोजम, यस हो सकता है। पेरिक्सीजोम्स, शायद, बताओ। ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क, इसी सा क्वेश्चन है भाई, किस इसमें कुछ भी नहीं है, अभी भी पढ़े थे हम लोग। देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स? ये भी एक PYQ है, ठीक है। अभी अभी पढ़े हैं सायोनोफेशिन ग्रैन्यूल्स जो होता है वो भी एक इंक्लूजन बॉडी है। फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स फॉस्फेट स्टोर करता है, मैंने बताया था, वो भी एक इंक्लूजन बॉडी है। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स भी एक इंक्लूजन बॉडी है, लेकिन पॉलीजम्स नहीं है। समझ में आया? पॉलीजम्स क्या होते हैं, याद कर लो।
बताओ बताओ, हो गया खत्म। अब पॉलीजोम्स क्या होता है ये जरा मुझे बताना, याद कर, अच्छे से याद करो। क्या होता था? पॉली मतलब ज़्यादा, जोम्स मतलब राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं एमआरएनए में जाकर अटैच हो जाते हैं, मतलब वो एक चेन बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मिलकर चेन बनाते हैं, बहुत सारे मिलकर चेन बनाते हैं। वो चेन जो होता है हमारा, क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? पॉलीजोम। ठीक है, ओके। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर तो ख़त्म नहीं होगा, उसके बाद और एक लेक्चर भी आएगा, 4 लेक्चर लगेंगे, तो 2 लेक्चर ख़त्म हो गया, 2 लेक्चर बाकी। तो चलो बाय बाय।